नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। बहन की हत्या कर बगल के कमरे में सोता रहा भाई। हत्या से पहले बहन को पीटा, गला इतनी तेज दबाया कि गले की हड्डी टूट गई। क्रिसमस पार्टी में लगे जय श्री राम के नारे। लखनऊ की समिति बिल्डिंग में नशे में दो गुटों में मारपीट, पुलिस देखकर भागे उपद्रवी। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान की करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त। कानपुर से लेकर मुंबई तक है करोड़ों की बेनामी संपत्तियां। ब्यौरा जुटाने में काम शुरू। सहारनपुर के 14 हॉस्पिटल में कोरोना पर मॉक ड्रिल। स्ट्रेचर पर मरीजों को लेकर दौड़ते हुए वार्ड पहुंची टीम। ऑक्सीजन लगाकर इलाज शुरू। शराब कांड में गिरफ्तार कैदी कोर्ट से हुआ फरार। हथकड़ी छुड़ाकर भागा बदमाश, पीछे दौड़ता रहा चौकीदार। सीसीटीवी में वारदात कैद। ढाबा पर बदमाशों के उपद्रव का वीडियो आया सामने। जमकर पत्थरबाजी कर मचाया था उत्पात। केस काउंटर से 75,000 भी लूटे। 78 मौत के बाद सवालों में बिहार पुलिस की थ्योरी। डॉक्टर बोले ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, हमसे ले जाए दवा, पुलिस बनाकर दिखाए शराब। रोहतास पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। युवक ने चाचा के उकसाने पर की थी खुदकुशी। देसी कट्टा और गोली भी चाचा ने ही दी थी। और शेखपुरा में पिकअप ने बच्ची को रौंदा। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में हुई मौत। खेलने के दौरान हुआ हादसा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लखनऊ के शेरपुर इलाके में एक भाई ने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या करके शव को घर के किचन में ही दफना दिया। उसके बाद पास वाले कमरे में सो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पहले उसकी बहन की पिटाई की, फिर गमछे से फंदा बनाकर गला इतनी तेज दबाया कि गले की हड्डी ही टूट गई। पुलिस ने जब शव को जमीन खोदकर निकाला तब भी लड़की के गले में गमछे का बना फंदा बंधा हुआ था। शेरपुर थाने पर कंट्रोल रूम से रविवार रात 9:55 पर सूचना मिलती है कि पलहरी गांव में हिमांशु ने अपनी बहन शिवानी की हत्या कर शव घर में ही गाड़ दिया है। पुलिस पड़ताल में किचन में बहुत कम हिस्से में ईंटें बिछी मिली। देखने से लगा कि ईंटें 1-2 दिन में ही बिछाई गई है। इस पर पुलिस ने शक होने पर ईंटें हटवाई तो मिट्टी गिली दिखी। पुलिस ने मजदूरों को बुलाकर करीब 5 घंटे तक खुदाई की, तब जाकर शिवानी का शव मिला। छानबीन में सामने आया कि पुलिस को अनजान का कॉल करने वाला शिवानी का ही दोस्त था। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी भाई हिमांशु एक निजी कंपनी में नौकरी के साथ हाफ डाला भी चलाता था। उसकी नशे की आदत के चलते घर में रोज विवाद होता था। घटना वाले दिन भी विवाद हुआ था। शनिवार शाम से शिवानी के नहीं दिखने और एक कमरे में ताला लगा होने पर लोगों को शक हुआ था। लोगों के मुताबिक जिस दिन हत्या होना बताया जा रहा है वो उस रात घर में ही सोया हुआ था। सुबह घर से निकला, दरवाजे पर ताला लगाया और चला गया। फिर दोपहर तक वापस लौटकर आया था। कभी ताला नहीं लगाने वाला हिमांशु को दरवाजा लॉक करते देख लोगों को शक हुआ। उसके पिता ने 2 शादियां की थी। सौतेली मां 3 बेटियों के साथ अलग रहती है। हिमांशु के बाद बहन शिवानी के साथ अलग रह रहा था। पुलिस के मुताबिक शिवानी का पोस्टमार्टम 5 डॉक्टर के पैनल से कराया गया था। पैनल ने फॉरेंसिक और महिला चिकित्सक ने बारीक निरीक्षण के बाद पोस्टमार्टम शुरू। रिपोर्ट के मुताबिक युवती के गले की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी। इसके शरीर पर मारपीट के निशान थे, जिससे उसके सीने और कंधे पर गंभीर चोट लगी थी, जैसे किसी डंडे या भारी वस्तु से प्रहार किया गया हो।
एहतियात के लिए स्लाइड और बिस्तर भी सुरक्षित रखा गया है। शेरपुर थाना प्रभारी सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि शनिवार यानी 24 दिसंबर को पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन आया कि शेरपुर में एक युवक ने अपनी बहन की हत्या कर शव घर में दफना दिया है। कॉलर ने अपना नाम नहीं बताया। उसने बताया कि 24 दिसंबर की रात को बहन शिवानी की गला घोंटकर हत्या करके घर में ही उसको दफना दिया गया है। हिमांशु के मुताबिक नशे में बहन से मारपीट हुई, जिसके बाद गला घोटा कर दी। पुलिस से बचने के लिए घर में ही रात पर गड्ढा खोदा और उसमें शव को दफना दिया। रात भर खुदाई करने और नशे में चलते पास ही स्थित कमरे में जाकर सो गया। सुबह नींद खुली तो फिर दोबारा किचन में गया और किसी को शक ना हो इसलिए जमीन पर ईंटें बिछा दी। ऑनर किलिंग की घटना सामने आई है। इसके चलते हत्या का आरोपी भाई हिमांशु को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लखनऊ में गोमती नगर स्थित सामिटा बिल्डिंग में रविवार को हंगामा हो गया। क्रिसमस पार्टी के दौरान जय श्री राम के नारे लगे। शराब के नशे में दो गुटों में मारपीट हो गई। बेल्ट से एक दूसरे पर हमला किया। इसमें कई लड़के घायल हो गए। विवाद इतना बढ़ गया कि अफरा तफरी मच गई। पुलिस को फोन किया गया। जब तक पुलिस पहुंची तब तक उपद्रवी भाग निकले। अब पुलिस सीसीटीवी और वहां स्टाफ से मिले वीडियो के आधार की तलाश कर रही है। मारपीट की वजह से बिल्डिंग में अफरा मच गई। पार्टी छोड़कर लोग चले गए। मारपीट की वजह से बिल्डिंग में भारी तनाव का माहौल भी हो गया। दरअसल समिट बिल्डिंग की 13वीं फ्लोर पर पार्टी थी। छुट्टी का दिन होने के चलते भीड़ थी। अचानक लड़कों के दो गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। स्टाफ ने लड़कों को समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माने। लड़कों ने बेल्ट निकाल ली और एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। यह देखकर एक गुट के लड़कों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। क्रिसमस पार्टी में अचानक जय श्री नारे लगने से लोग चौंक गए। हंगामा देखकर लड़कियों के साथ यहां आए लड़के पार्टी छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। घटना के जो वीडियो सामने आए हैं इसमें सुरक्षा गार्ड तमाशबीन नजर आ रहे हैं। वह लड़कों को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हालांकि जब पुलिस की गाड़ी बिल्डिंग के नीचे पहुंचने के बाद उपद्रवी भाग निकले। पुलिस 13 नंबर के फ्लोर पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही थी। तभी फर्स्ट फ्लोर पर भी कुछ लड़के नशेबाजी में भिड़ गए। हालांकि किसी को पकड़ा नहीं जा सका है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज चेक किया। सूचना मिलते ही पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो मामला पूरा सामने क्लियर हो गया। यह पहला मौका नहीं है जब समिट बिल्डिंग में नशेबाजी को लेकर विवाद हुआ है। इसके पहले भी यहां विवाद हो चुका है। वहां पर भी चौकी भी खोली गई थी लेकिन कोई खास सुधार नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक रविवार रात को पहले बूम बॉक्स फिर विंटेज मशीन में मारपीट हुई। विभूति खंड इंस्पेक्टर राम सिंह के मुताबिक नशेबाजी में मारपीट की सूचना मिली थी। पुलिस के पहुंचने से पहले उपद्रवी भाग गए थे। मामले की जांच की जा रही है। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद अब उनकी करोड़ों की संपत्ति भी जब्त होगी। संपत्तियां चिन्हित करने के लिए पुलिस की एक अलग टीम को लगाया गया है। इरफान के पास कानपुर से लेकर मुंबई तक करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति है। इसके साथ ही शहर के कई लोगों के साथ पार्टनरशिप में उनका बिल्डिंग बनाने, टेंडरी, लेदर का काम से लेकर कई कारोबार चल रहे हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश ने बताया कि इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गैंग चार्ट में इरफान के साथ ही उनके भाई रिजवान, स्टीशीटर इजराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ और समाजवादी पार्टी की नेत्री नूरी शौकत के पिता शौकत अली पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। आरोपियों की संपत्ति अब जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर इरफान सोलंकी के पास कानपुर से लेकर करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की नेत्री के पिता बिल्डर शौकत अली के पास भी अनैतिक पाई गई करोड़ों रुपए की संपत्ति है। इरफान, रिजवान और शौकत के साथ ही पांचों आरोपियों की संपत्ति का विवरण जुटाने के लिए पुलिस की एक टीम बुधवार से काम शुरू कर देगी। गैंगस्टर की कार्रवाई होने के बाद से इरफान के साथ ही अब उनके भाई और पूरा परिवार में है। गैंग अधिनियम के
तहत कार्रवाई होने पर आरोपित की संपत्ति अनिवार्य रूप से जब्त कर ली जाएगी। प्रदेश में पहली बार लागू हुई गैंगस्टर नियमावली 2021 में इसका प्राविधान किया गया है। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत होने वाली सभी कार्रवाई अब गैंगस्टर नियमावली से की। पहले संपत्ति जब्त करने का वैकल्पिक था और अलग अलग मामलों के अनुसार निर्णय लिया जा सकता था। जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गैंगस्टर के मामले में विवेचक को जांच के दौरान या आरोप पत्र दाखिल करते समय संपत्ति जब्ती की रिपोर्ट देनी होगी। ऐसा न होने पर जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से पुलिस कमिश्नर इनका कारण पूछेंगे। संपत्ति जब्त की रिपोर्ट आने पर स्वयं संपत्तियों की जांच कर सकते हैं या किसी भी अधिकारी से जांच करा सकते हैं। संपत्ति के वैध या अवैध होने की जांच राजपत्रित अधिकारी से करानी होगी। कोरोना से निपटने को लेकर सहारनपुर के 14 हॉस्पिटल में चल रही है। इसमें कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर कितने हम तैयार है, इसका जायजा लिया जा रहा है। जिला महिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण को लेकर मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। महिला अस्पताल के गेट पर एम्बुलेंस में डमी मरीज को लाया गया, जहां पर 3 से 4 कर्मचारी पीपीई किट पहने हुए स्ट्रेचर लेकर खड़े थे। 10:39 पर मरीज स्ट्रेचर पर आया और इसके बाद डमी मरीज को पीकू वार्ड में लाने तक का समय 5 मिनट रहा। सबसे पहले मरीज को चेकिंग की गई। डमी पेशेंट का नाम रविकांत और मरीज का प्राथमिक शिक्षण करने वाले चिकित्सक का नाम डॉक्टर पंकज मलिक है। जिला महिला अस्पताल में कोरोना पेशेंट के लिए बेड तैयार है। 14 जगहों पर एक साथ मॉक ड्रिल शुरू हुई है। सहारनपुर में MHC फतेहपुर यानी L2 का अस्पताल है, जिसकी चेकिंग एडिशनल हेल्थ डॉक्टर ब्रुजेश राठौड़ ने किया। MCH विंग जिला महिला अस्पताल और L1 SBD जिला अस्पताल और CHC रामपुर मणिहारन की चेकिंग डॉक्टर नवदीप गुप्ता ने की। CHC देवबंद यानी L1 और CHC नागल की चेकिंग डॉक्टर पूजा शर्मा ने की। मॉक ड्रिल में रिस्पॉन्स टाइम, इलाज प्रारंभ होना, ऑक्सीजन देने, वेंटिलेटर को लेकर निरीक्षण किया गया। चिकित्सक, नर्स, वार्ड बॉय एक मरीज को ऑक्सीजन मास्क पहनाने में कितना समय ले रहे हैं, यह भी जांचा गया। ऑक्सीजन की सप्लाई सही है या नहीं, बच्चों के इलाज की व्यवस्था चेक हुई। वही ऑक्सीजन प्लांटों की क्या स्थिति है, यह भी परखा गया। यूपी में कोरोना संक्रमण के आने से पहले स्वास्थ्य विभाग को अपनी तैयारी परखनी है। जिले में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और CHC, PHC पर मॉक ड्रिल हो रही है। चिकित्सकों की टीम अस्पतालों में कोरोना से बचाव के लिए अस्पताल कितने तैयार है, उसे चेक कर रहे थे। ये 5वीं बार है जब प्रदेश के सभी जिलों के अस्पतालों में कोरोना से बचाव के संसाधन चेक हो रहे हैं। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। आपने देखा होगा एग्जाम में आपकी समस्या ये होती है कि देखो ये बगल वाला तो ऊपर देखता नहीं, लिखता ही रहता है, अब मैं पीछे रह जाऊंगा, उसको ना, यानी दिमाग उसी में लगा पड़ा है। आपका दिमाग इतना हल डोल कर रहा है कि जो भीतर मेमोरी रूपी जो कॉइन है ना, आपको वो दिखता ही नहीं है। एक बार मन को स्थिर कर लीजिए। मन को स्थिर करने की दिक्कत है तो जरा डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। 3-4 बार गहरी सांस लीजिए, एकदम सीना तान करके आंख बंद करके कुछ पल बैठिए। मन स्थिर हो जाते ही वो कॉइन जैसे दिखने लगता है। आपके मेमोरी के भीतर पड़ी हुई चीज यूं ही उभर करके आना शुरू हो जाती है। और इसलिए ईश्वर ने जिसकी मेमोरी ज्यादा है उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, ऐसा नहीं है जी। हम सबको, हमारे सबका जो इंटरनल प्रोडक्ट है परमात्मा ने बहुत ढंग से बनाया हुआ है। हम किसको पनवाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो।
आप में से जो लोग पुराने शास्त्रों को जानते होंगे, कुछ तो कभी यूट्यूब पर भी कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं। कुछ शताब्दानी लोग होते हैं, उनको एक साथ 100 चीजें याद आती हैं। हमारे देश में ये चीजें कभी कभी इसकी बड़ी प्रचलन हुआ करती थी। तो हम इसको ट्रेन कर सकते हैं, अपने मन को भी ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आज, आप परीक्षा में जा रहे हैं इसलिए मैं उस दिशा में आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं मन स्थिर रखिए। आप अपने पास पर चीजें पड़ी हैं, वो अपने आप आना शुरू हो जाएगी, आपको वो दिखना शुरू हो जाएगी, आपका उसका स्मरण होना शुरू हो जाएगा और वही बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। सारण शराब कांड में गिरफ्तार बदमाश कोर्ट परिसर से फरार हो गया। बदमाश के भागने की घटना पास में स्थित एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना रविवार शाम की है। कैदी को शराब कांड में कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इस दौरान चौकीदार ने हथकड़ी छुड़ाकर कैदी भाग गया। उसके पीछे चौकीदार दौड़ता रहा। चौकीदार के कंप्लेन पर फरार कैदी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फरार कैदी की पहचान मसरख थाना क्षेत्र के कर्ण कुदरिया निवासी देव कुमार महतो के रूप में हुई है। वह शराब मामले में पुलिस की गिरफ्त में आया था। देव कुमार को रविवार की शाम पेशी के लिए न्यायालय में ले जाया गया था। इस दौरान वह पुलिस कर्मचारियों को चकमा देकर न्यायालय परिसर से फरार हो गया। भागते वक्त परिसर के बाहर एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लाल जैकेट पहने कैदी आगे आगे भाग रहा है, वहीं पीछे से पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन कैदी पुलिस कर्मियों की पकड़ में नहीं आ सका है। कैदी भागने के मामले में स्थानीय छपरा नगर थाने में चौकीदार द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फिलहाल मसरखा थाना और नगर थाने के पुलिस फरार कैदी के गिरफ्तारी के लिए बहुत जगहों पर छापेमारी कर रही है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए मशरक थाना अध्यक्ष राजेश चौधरी ने बताया कि चौकीदार की गिरफ्त से कैदी के भागने का मामला घटित हुआ है, जिसके लिए नगर थाना में कांड संख्या 570 पंजीकृत करा दी गई है। लापरवाह चौकीदार के प्रति कार्रवाई के लिए पुलिस को रिपोर्ट भेजा गया है। फरार कैदी द्वारा शातिराना अंदाज में हथकड़ी से हाथ निकालकर भागने की बात चौकीदार द्वारा बताई गई है। फरार व्यक्ति को शराब कांड में मशरक थाना क्षेत्र के कर्ण कुर्दिया से गिरफ्तार किया गया था।
करने पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान केस काउंटर से करीब 75,000 रुपये उन्होंने लूट लिए। बताया गया कि बदमाशों ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। एक बाइक भी जब्त कर ली है। बदमाश पोखरेरा का रहने वाला बताया जा रहा है। सुजीत ने बताया कि घायल करीब आधा दर्जन से अधिक कर्मी हैं जो धाबा पर काम करते थे। उन सभी का इलाज कराया गया है। एक कर्मचारी को काफी ज्यादा चोटें लगी है। बदमाशों ने करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी थी। पटना के सारण में 78 मौत के लिए पुलिस ने होम्योपैथी दवा और रसायन से बनी शराब को जिम्मेदार बताया है। इस मामले में मास्टरमाइंड राजेश सिंह उर्फे डॉक्टर समेत 5 को गिरफ्तार किया है। लेकिन क्या होम्योपैथी की दवा मिलाकर शराब बन सकती है? उससे बनी शराब क्या जहरीली हो सकती है? पुलिस की कहानी में कहां जोल है? इन सवालों को लेकर मीडिया ने होम्योपैथिक दवाओं के एक्सपर्ट से बात की। डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे ने कहा कि कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो होम्योपैथिक की दवा से शराब बनाई जा सके। अगर कोई ऐसे चमत्कारी बाबा है जो 1 सीसी या 2 सीसी मिलाकर शराब तक तैयार कर देते हैं, तो सारण के मशरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 13 और 14 दिसंबर को अचानक आंख की रोशनी जाने और उल्टी दस्तक के मरीज पहुंचने कैसे लगे? मौतों का सिलसिला कैसे शुरू हो गया? इलाज के लिए 1 दर्जन एम्बुलेंस लगा दी गई थी और डॉक्टरों के साथ पूरे जिले की मेडिकल टीम लगा दी गई। एक एक कर लोगों की आंखों की रोशनी जाने लगी और किसी की सांस रुकने लगी तो कोई फेफड़े के इन्फेक्शन से परेशान हो गया। देखते ही देखते 72 घंटे में लाशों का ढेर लग गया। जहरीली शराब के पीड़ित गंभीर रूप से बीमार काल में गाल में समा गए। यह बिहार का पहला ऐसा मामला था जब जहरीली शराब से 78 लोगों की मौत हो गई। शराब कांड की गूंज विधानसभा से लेकर लोकसभा में गूंजी। सरकार भी इस कांड से गिर गई। 23 दिसंबर को सारण यानी कि छपरा पुलिस ने शराब कांड पर बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने दावा करते हुए कहा कि 13 और 14 दिसंबर को इशआपुरा मशरक के साथ जिले के अन्य कई थाना क्षेत्रों में जहरीली शराब लोगों की मौत हुई। पुलिस ने खुलासा करते हुए यह दावा किया कि मौत और बीमार होने के पीछे का कारण जहरीली शराब है। पुलिस के मुताबिक जांच के लिए गठित एसआईटी की तकनीकी अनुसंधान में पाया गया कि डॉक्टर उर्फे राजेश सिंह, शैलेंद्र राय और उसके अन्य सहयोगी द्वारा स्कॉर्पियो और अन्य गाड़ियों से होम्योपैथी दवाई और रसायन की बोतल लाकर मिलावटी शराब बनाते थे। वह इसकी सप्लाई वेंडरों को कर देते थे। इसके बाद वह लोगों को बेची जाती थी। पुलिस का दावा है कि ऐसी शराब पीने से ही लोग बीमार हुए और अधिक संख्या में भी मौत भी हुई। पुलिस ने यह भी दावा किया कि क्षेत्र के डोईजा में होम्योपैथी दवा की खाली बोतल और केमिकल को बरामद किया गया है। पुलिस का यह भी दावा है कि डोईला में ही होम्योपैथिक और केमिकल से नकली शराब बनाई जा रही थी। पुलिस का दावा है कि राजेश सिंह पहले हरियाणा में था और वहीं से होम्योपैथिक की जानकारी हो गई थी। वहीं दवा से शराब बनाने का फॉर्मूला लेकर वो बिहार आया था। सारण पुलिस के खुलासे के बाद से होम्योपैथिक के डॉक्टरों में आक्रोश है। डॉक्टरों का कहना है कि पुलिस जांच को सीमित करने के लिए ऐसा करती है। पुलिस के खुलासे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस से ही फॉर्मूला पूछी जा रही है कि आखिर कौन सा ऐसा साल्ट है जिसमें दवा मिलाने से शराब बन जाती है। अगर ऐसा है तो इतनी पढ़ाई करने के बाद वह अनजान क्यों है? एक अदना सा युवक दवा से शराब का निर्माण कर ले रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस ने इसकी फॉरेंसिक जांच कराई है या फिर सिर्फ खाली बोतल बरामद होने से होम्योपैथिक की दवा को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है? रोहतास के नासरेगंज में युवक की हत्या का मामला खुदकुशी निकला। मामले का उद्भेदन रोहतास पुलिस ने कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी आशीष भारती सोमवार शाम को बताया कि जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के इटीमहा गांव में गत 21 दिसंबर को एक युवक किशोर कुमार उर्फे पप्पू की हत्या का मामला सामने आया था। मामले की गंभीरता देखते हुए नासरगंज थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने अनुसंधान के क्रम में पाया कि मामला हत्या का नहीं, आत्महत्या का है। मृतक के चाचा ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया था और आत्महत्या करने के लिए देसी कट्टा और गोली भी उपलब्ध करवाई थी।
खुदकुशी करने के बाद मृतक के चाचा ने कट्टा को छिपा दिया ताकि मामले को हत्या का रूप दिया जा सके। एसपी ने बताया कि मामले में इटमिया गांव के अजित सिंह और अयोध्या सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। छुपाया गया देसी कट्टा और खोखा भी बरामद कर लिया गया है। दोनों ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के इम्तिहा बाजार में पिछले बुधवार सुबह गांव के ही विक्रमा यादव का 25 साल का लड़का पप्पू कुमार का शव मिला था। सुबह जब ग्रामीण खेत की ओर निकले तो देखा कि युवक का शव बाजार में पड़ा है। मृतक के शर में एक गोली मारी गई थी। मामले में परिजनों द्वारा हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, परंतु अब मामला खुदकुशी का निकला है। शेखपुरा में सोमवार की शाम जिले के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत केवटी पुलिस ओपी क्षेत्र के जाफरपुर गांव के स्कूल के समीप खेल रही एक 8 वर्षीय बालिका को एक पिकअप वान ने बुरी तरह रौंद दिया। इस हादसे में घायल बालिका को इलाज के हेतु बरबीघा स्थित एक निजी क्लिनिक में ले जाया गया। बालिका की इलाज के लिए ले जाने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई। मृतका की पहचान प्रखंड क्षेत्र के खोजागाछी गांव निवासी बबलूराम की पुत्री चांदनी कुमारी के रूप में हुई है। जाफरपुर गांव में मृतक बच्चे का ननिहाल था। इस बाबत मिली जानकारी के मुताबिक मृतका को 2 दिन पहले अपने ननिहाल आई थी। जब वो कुछ बच्चों के साथ गांव के स्कूल के समीप सड़क के किनारे खेल रही थी, तभी सड़क से गुजर रहे पिकअप वाहन ने उसे ठोकर मार दी। हादसे में घायल बच्ची को परिजनों के द्वारा बरबीघा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति नाजुक रहने के कारण परिजन उसे एक निजी क्लिनिक में लेकर चले गए। निजी क्लिनिक में पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजन बालिका की लाश को लेकर बरबीघा थाना चले गए, जहां पुलिस ने समझा बुझाकर उन्हें उचित कार्रवाई हेतु क्वेंटी ओपी भेज दिया। जिसके बाद क्वेंटी ओपी पुलिस के द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराए जाने की तैयारी की जा रही है। उधर घटना में शामिल पिकअप वाहन के चालक को भी ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartevya.com। हमारी कलम में हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।